मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ। 5 बजे सुबह ट्रैक पे पहुँचना पड़ता है क्योंकि गुरुजी का डंडा लगना होता है। अगर 5 बजे नहीं पहुँचे, 5:01 भी हो गया ना, तो वो पनिशमेंट दे देते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, तो एफोर्ड कर पाना किसी भी चीज़ में, चाहे वो डाइट हो या सरकार की ओर से क्या कुछ मिल रहा है आपको, कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, कि अररिया जिला प्रशासन जो है हमारे, वो मुझे किसी न किसी जगह पे एक पोस्ट पे मतलब पोस्ट दे मुझे। कुछ नहीं होगा, एक दिन जब तुम आगे बढ़ जाओगी ना तो यही समाज तुम्हें बोलेगा हाँ ये बच्ची कर सकती थी। कभी कभी क्या होता था ना कि मेरा सिंगल सिलेक्शन होता था लड़कियों में, और मुझे अकेले जाना होता था और अपने कोच के साथ। आप एक लड़की हैं, शादी को लेके क्या सोचती हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी अररिया कॉलेज स्टेडियम में है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच हो रहा है। तो आज मेरी मुलाकात यहां पर हुई रेनू महतो से, जो अररिया की एक बेटी है और बहुत ही साधारण परिवार से आती है। एथलेटिक्स के दुनिया में एक अच्छा नाम इन्होंने बनाया, अररिया को रिप्रेजेंट किया, राज्य स्तर पर गई, वहाँ पर एथलेटिक्स में बहुत अच्छा किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार या प्रशासन की ओर से अभी तक उनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वो चाहती हैं कि उनको लाभ मिले। आज इनसे मुलाकात हुई, हमने सोचा इनसे रेनू महतो से बात करें और यहाँ तक आने की जो जर्नी है इनकी, कैसे इन्होंने तय किया, इसके बारे में आप सबको बताएं। बहुत बहुत स्वागत है रेनू आपका। थैंक यू। रेनू, सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में बताइए। यहाँ तक आने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और क्या अचीव किया अभी तक आपने? मैं तो वैसे आपको पता ही होगा कि मैं 2018 में सबसे पहले मैंने एक बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था। 18 साल पूरा था तो मैंने 18 में भरा था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था ना कि मैं सुभाष स्टेडियम ज्वाइन की थी रनिंग करने के लिए, फिजिकल तैयारी करने के लिए। लेकिन फिजिकल तैयारी करने के बाद क्या हुआ ना कि रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं टूट गई। और उस समय मेरे कोच शहंशाह आलम जी थे, जो कि अभी भी वही हैं। अच्छा। उन्होंने जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना तो मैं बहुत रो रही थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप एक बार स्पोर्ट्स ज्वाइन करके देखो, एथलीट ज्वाइन करके देखो, वहाँ से शायद कुछ आपका हो जाएगा। और बोलते हैं ना भगवान की कृपा से कि एसएसबी कैंप है ना, उनसे एक रनिंग स्टार्ट होता। मैंने सोचा था कि एक बार करके देखती हूँ क्या सच में मेरे में उतना कैपेबिलिटी आई है कि मैं कर लूँगी। तो एसएसबी कैंप में एक रनिंग हुआ लगभग 3 किलोमीटर का। तो मैं पहला रनिंग जो है ना अपना ज़िंदगी में पहला रनिंग बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को एसएसबी कैंप वाले ने, ये वाले आरिस वाले रोड है ना, उस रोड में करवाया था। तो उसमें मैंने फर्स्ट किया था। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन से मेरा ये स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गया। क्या अचीव किया है अभी तक आपने? अचीवमेंट की बात करें तो बहुत कम है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। मैं 2019 में नेशनल खेल चुकी हूँ और स्टेट पे मेरे 3-4 मेडल है, गोल्ड, सिल्वर। और अपने अररिया ज़िला में कभी भी फर्स्ट से सेकंड नहीं गई किसी भी क्षेत्र में। चाहे आप बोल ले कि रनिंग का शॉर्ट हो, शॉर्ट मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, या रनिंग का लॉन्ग हो, तो उसमें बोलते हैं ना कि क्वीन रही मैं। अच्छा, कैसे ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ा आपका? मैंने बताया ना कि एसएसबी कैंप में सबसे पहला रनिंग हुआ था, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ा कि यस मैं कर सकती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी ना कि उस समय बिहार पुलिस की भी कुछ लड़कियाँ थी जो खुद कांस्टेबल थी। अच्छा। वो लोग भी दौड़ी थी और मैं उस समय सोचिए अब 2019 में मैं कितनी छोटी होंगी, 19 साल की होंगी। उस समय मैंने दौड़ स्टार्ट किया था। दौड़ तो स्टार्ट किया था 2018 में, लेकिन पहला रनिंग मेरा 2019 में 22 मार्च को था। अच्छा, पूरे दिन का क्या दिनचर्या रहता है आपका? मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर के 5 बजे सुबह ट्रैक पे पहुँचना पड़ता है क्योंकि गुरुजी का डंडा लगना होता है। अगर 5 बजे नहीं पहुँचे, 5:01 भी हो गया ना, तो वो पनिशमेंट दे देते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट 4:59 होता है ना, 59 उस वक्त तक पहुँच जाए। उसके फिर हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और 9 o'clock मॉर्निंग 9 o'clock घर पहुँचते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो हम लोगों को लेना होता है डाइट में वो लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद फिर नहाना, फ्रेश होना, क्योंकि अब तुरंत जा कर के आप नहा नहीं सकते हैं, बॉडी आपका बहुत ज़्यादा हीट रहता है उस ढालने के लिए। फिर आप घर जाते हैं, फिर आप लोग मतलब डाइट लेते हैं, फिर हम लोग कुछ खाते हैं, फिर खा करके स्नान वगैरह करके उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी ज़रूरी है क्योंकि आप अगर 5 से 9 यहाँ अगर आप समय दे रहे हैं तो सोचिए कितना हार्ड वर्क हो जाता है। हार्ड वर्क होने के बाद फिर हम लोग सोते हैं, रिलैक्स लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी ज़रूरी है। फिर हम लोग 3-4 बजे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 5-6 बजे फिर पढ़ाई करना होता है। 5 बजे तक तो पढ़ाई होता है, फिर 5 बजे ट्रैक पे आओ क्योंकि इवनिंग में भी बॉडी को करना होता है।
5 से 7 हम लोग फिर ट्रैक पे आते हैं, फिर घर पहुंचकर खाओ, पढ़ाई करो या सो, बस वही काम है। लेकिन हाँ 9:30-10 बजे तक बेड पे चला जाना है, पूरा फ़ोन वोन साइड कर दो, फ़ोन छूना ही नहीं है, ऐसा शेड्यूल है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपकी जो कोच हैं वो कौन है और आपके करियर में उनका क्या योगदान रहा? मेरे कोच मिस्टर सहनसा आलम सर है और उनका एक एकेडमी चलता है, अररिया फिज़िकल एकेडमी, जो उन्हीं के अंदर मैं काम करती हूँ। अभी मुझे भी एज अ वुमेंस कोच के रूप में, ट्रेनर के रूप में वो मुझे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा। तो वुमेंस को मैं ही देखती हूँ और मैं ही हैंडल करती हूँ। उनका योगदान इतना ज़्यादा रहा जितना मेरे पापा ने किया, मेरे फैमिली ने जितना किया उतना ही वो भी किया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी कोच के साथ भी अगर आप निकल रही हैं तो यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है कि अगर आप ये बोल देंगे कि वो मेरे कोच है तो वो ये नहीं समझेगा कोच है ये। क्योंकि कभी कभी क्या होता था ना कि मेरा सिंगल सिलेक्शन होता था, लड़कियों में सिंगल सिलेक्शन होता था और मुझे अकेले जाना होता था और अपने कोच के साथ। तो वो इतनी सारी बातें सुन करके, समाज की जितनी भी बातें होती है, आप तो समझ ही सकते हैं क्या क्या बातें होंगी, वो सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो बोलते थे चलो बेटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक दिन जब तुम आगे बढ़ जाओगी ना तो यही समाज तुम्हें बोलेगा हाँ ये बच्ची कर सकती थी, आज ये कह रही कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम कर लोगे ना तो हो जाएगा। जो बच्चे एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, उनको अपने पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में अपने आप को कैसे मैनेज करे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा बताइए कुछ। जैसा आपने पूछा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जहाँ चाह रहती है वहीं राह होती है, तो ये हो सकता है। मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। आज मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है और अभी भी मैं करती हूँ वर्कआउट, अभी मैं फिज़िकल करती हूँ। तो आपको थोड़ा शेड्यूल जो है ना अपना पर्सनल लाइफ का शेड्यूल, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। आपको पढ़ाई को भी देखना होगा और स्पोर्ट्स को भी देखना होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है किसी स्कूल या किसी भी कोचिंग में कि नहीं आपको पूरा का पूरा समय मुझे ही देना है, और किसी भी एकेडमी में ये भी नहीं कहा जाता है स्पोर्ट्स में कि नहीं पूरा का पूरा समय मुझे ही देना है। आप चाहे तो आप अररिया फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन कर लें, आपको इस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है कि आप स्टेट चैंपियनशिप तक आप विनिंग यहाँ से हो सकती हैं। अच्छा, इतना हम लोग करवा देते हैं। एज अ वुमेंस मैं बता रही हूँ कि इतना हम लोग करवा सकते हैं। और अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे अगर स्टेट पे पहुँच गए, स्टेट पे मेडलिस्ट हो गए, तो हम लोग खुद बोलते हैं कि हम लोगों का जितना कैपेबिलिटी था हमने कर दिया, इससे आगे का आप खुद देखिए। लेकिन इतना होता है कि हाँ आप पढ़ाई कर लिए और स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहा है, नींद बहुत आ रहा है अगर स्पोर्ट्स कर लिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों लेकर चलना होता है। आगे की क्या प्लानिंग है करियर को लेकर के? क्या आप पढ़ लिख करके जॉब लेना चाह रही हैं या खेल कूद के माध्यम से आप जॉब लेके सेटल होना चाह रही हैं, या इसी फील्ड में रहना चाह रही हैं एथलेटिक्स बनकर? जिस हिसाब से आपने पूछा कि एथलेटिक्स से ही आप जॉब लेना चाहते हैं, चाह तो यही है कि एथलेटिक्स से ही जॉब लग जाए, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, तो एफोर्ड कर पाना किसी भी चीज़ में, चाहे वो डाइट हो या ड्रेस हो या किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि एक जॉब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिला प्रशासन या सरकार की ओर से क्या कुछ मिल रहा है आपको, कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जो जहाँ तक अभी तक हुआ है वो मेरे घर परिवार की वजह से हुआ है, मेरे पापा की वजह से हुआ है, मम्मा की वजह से हुआ है, मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है। बाकी जिला प्रशासन ने कभी कुछ नहीं दिया। क्या उम्मीद करती हैं आप सरकार या जिला प्रशासन से, क्या चाहती हैं? जिला प्रशासन से मैं तो यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि जितना अचीवमेंट मेरा हुआ है उस हिसाब से मुझे अपने ज़िले में ही एक पद दे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो मुझे मेरा जो इनकम है वो मैं पूरा कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि आप बिना पेमेंट के या कुछ भी कर पाओगे, लेकिन एक होता है ना कि आप किसी रास्ते में क्षेत्र में चल रहे हैं तो एक पेमेंट का स्रोत भी होना चाहिए। तो वो मैं चाहती हूँ कि अररिया जिला प्रशासन जो है हमारे, वो मुझे किसी न किसी जगह पे एक पोस्ट पे मतलब पोस्ट दे मुझे। रेनू, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, उनको क्या संदेश देंगे आप? जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकती हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और रही बात जहाँ मुश्किलें नहीं आएंगी ना, वहाँ आप आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते इसके लिए। और रही बात कि आप क्या क्या मतलब ले सकते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई का एक टाइमिंग होता है, आप उस टाइमिंग को मैनेज कर लो। फिर स्पोर्ट्स का एक टाइमिंग होता है, उस स्पोर्ट्स को मैनेज कर लो। अपने ज़िले में भी ऐसे संस्थान हैं जहां आप
अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए आप वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। आपका वहाँ पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करने के बाद आपका मतलब अच्छा खासा हो सकता है ना। आप एक लड़की हैं, शादी को लेके क्या सोचती हैं आप? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी अररिया का रहने वाला हूँ, यहाँ पर लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है अपने फील्ड में, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं, फिर जिस भी फील्ड में वो होती हैं उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या चाहती हैं, इसको किस तरह से देखती हैं? शादी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, शादी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोगों के लिए जो आइडेंटिटी है हम लोगों का, ऐसा कोई व्यवस्था बने, अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो हम लोगों का वो पहचान बरकरार रहे, ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई गोल हो कि हाँ आप जो अपनी ज़िंदगी का अपना पहचान लेकर आई हैं वो बरकरार रहे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।